चलिए शुरू करते हैं। आपके लिए आ चुका है ज्योग्राफी का टॉप 100 एमसीक्यू जो कि सीरीज वाइज चल रहे हैं। तो पहला टॉपिक से शुरू कर रहा हूं, मतलब पहला टॉपिक का नाम मतलब ज्योग्राफी का शुरुआती दौर से, और सीरीज चलेंगे 100 क्वेश्चन। अगर आप इसे लाइक करते हैं, फॉलो करते हैं तो कंटिन्यू चलेंगे, अन्यथा इसे रोक दिए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और फास्ट शुरू करते हैं। और स्पेक्ट्रम का सभी चीजों का मैं तैयारी करवाऊंगा, बस आपका साथ होना जरूरी है, आपका सपोर्ट होना जरूरी है। तो चलिए एमसीक्यू देखिए, क्वेश्चन देखिए और बताइए क्या पावरफुल क्वेश्चन है कि नहीं है। एनसीईआरटी आधारित है और इसका थंबनेल आपको लगा दिया जाएगा जिस बुक से एमसीक्यू तैयार किया गया है। तो चलिए फिर इसके बाद एक वन लाइनर फिर शुरू होगा, समझ जाइए किताब की तैयारी हो रही है। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। पहला प्रश्न है ज्योग्राफी भूगोल शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? बताइए। ज्योग्राफी शब्द जो जिसे हम भूगोल बोलते हैं, शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? बता दीजिए। तो वो थे इरेटोस्थेनीज थे। क्या थे? इरेटोस्थेनीज थे। ऑप्शन नंबर बी जो सही लगाए वो सही लगाएंगे। थोड़ी सी और स्मॉल कर दूं। चलिए दूसरा प्रश्न बताएंगे। दूसरा प्रश्न है भूगोल का जनक, फादर ऑफ ज्योग्राफी किसे कहा जाता है? बता दीजिए। आप जानते हैं हु इज नो? बताएंगे एज द फादर ऑफ ज्योग्राफी। बताइए। तो हम बताएंगे हिकेटिस को बोलेंगे। हिकेटिस बोल देते हैं, हिकेटस भी बोलता, सॉरी हिकेटस भी बोला जाता है, कभी कभी फन में कुछ भी बोल देता हूं। चलिए तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है आधुनिक भूगोल का जनक किसे माना जाता है? मॉडर्न फादर किन्हें बोला जाता है? बताइए। मतलब फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी किसे बोला जाता है? तो हम बताएंगे भाई अलेक्जेंडर वॉन हमबोल्ट को बोलते हैं। हमबोल्ट हैं, हमबोल्ट, समझ गए? अलेक्जेंडर बॉर्न हमबोल्ट जो है आधुनिक भूगोल के जनक है, मतलब फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी। और बताइए, और ज्योग्राफी का पिता कौन है? अभी जस्ट पढ़े थे आप, ही केटस। चलिए, और ज्योग्राफी शब्द का नाम कौन लिया? वो लिए थे, क्या नाम लिए थे? कमेंट कीजिए। इरेटोस्थनीज लिए थे। चलिए चौथे प्रश्न की बात करें। भौतिक भूगोल का जनक कौन है? बता दीजिए। मतलब जो फिजिकल जो ज्योग्राफी के फादर हैं वो कौन है? मतलब भौतिक भूगोल के फादर बताइए। तो हम पढ़ेंगे पॉलीडोनियस। कहाँ है? ऑप्शन नंबर वन। पॉलीडोनियस जो हैं वो भौतिक भूगोल के जनक माने जाते हैं। ये भी क्लियर हो गए। देख रहे हैं हर चीज का मैंने करवा रहा हूं। अब जैसे विश्व का मानचित्र तैयार हुआ, ठीक है, पांचवा प्रश्न देखिए। वर्ल्ड मैप तैयार हुआ तो इसका निर्माणकर्ता कौन है? कौन बनाए भाई? कौन बताया? तो ये थे अने। अने कौन है? ऑप्शन नंबर बी, अनेंग जी मेंडर। क्या थे? अनेंग जी अलग कर दीजिए और मेंडर अलग कर दीजिए। अनेंग जी मेंडर थे। ठीक है, क्लियर हो गए। चलिए छठे प्रश्न। अब देखिए, वर्ल्ड मैप तो हो गए, वर्ल्ड ग्लोब कौन पढ़ेगा? तो देखिए, विश्व ग्लोब, मतलब विश्व का ग्लोब जो वर्ल्ड ग्लोब बनाया गया, उसका निर्माता जो है कौन थे, या निर्माण करने वाले व्यक्ति कौन थे? बताइए। निर्माता किसे माना गया? तो ये हैं मार्टिन। मार्टिन कौन है? मार्टिन वेहम। मार्टिन वेहम भी कभी कभी लिख देता है, ठीक है, कभी कभी वेहम, तो वेहम याद रखिएगा। चलिए, तो आपको याद होगा, वर्ल्ड मैप अगर पूछेगा तो किनका नाम लीजिएगा? बताइए। तो उनका लेंगे, एनेंजी मेंडर का। और वर्ल्ड ग्लोब का बताएंगे, ग्लोब का निर्माण करता, तो मार्टिन वेहम। क्लियर, भूलिएगा मत। चलिए सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न क्या है? मानव भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? अब लीजिए, अब भौतिक भूगोल का पिता तो हम समझ गए, अब मानव भूगोल का पिता कौन है भाई? तो मानव भूगोल का पिता है ऑप्शन नंबर वन। कौन है नाम? फ्रेडरिक रेड जेल। फ्रेडरिक रेड जेल। चलिए आठवां प्रश्न क्या है? आठवां प्रश्न है सांस्कृतिक भूगोल का जनक कौन है? तो सांस्कृतिक भूगोल का जनक कौन है? अब लीजिए, मानव भूगोल का तो हम समझ गए, फ्रेडरिक रेडजेल। भौतिक भूगोल का हम समझ गए, लेकिन यहाँ पे अब सांस्कृतिक भूगोल का भी है। अब सांस्कृतिक भूगोल मतलब कल्चरल जो ज्योग्राफी होती है, उसके जनक कौन है? तो उसके जनक भी हैं हमारे कॉलर ओ सावर। कॉलर को हटाइए, कॉलर को मतलब हटा दीजिए और ओ सावर कर दीजिए, याद रखिएगा। ये है हमारे कल्चर ज्योग्राफी के जनक। कल्चरल। अब कल्चरल हो गए, भौतिक हो गए, मानव हो गए। अरे भाई, तो फिर गणितीय भूगोल के भी तो जनक होने चाहिए। इसका भी तो भूगोल है, गणित का भी तो भूगोल है। तो गणित का भूगोल का संस्थापक कौन है? बता दीजिए। बहुत आसानी से जानते हैं, मैथमेटिक्स जो ज्योग्राफी के पिता कौन है भाई? तो हम बताएंगे उनका नाम है थेल्स। क्या नाम है? थेल्स। पढ़े होंगे थेल्स स्पेस, मैथ पढ़ाया जाता है ना ज्योमेट्री में। थेल्स और एग्नेंजी मेंडर। अब देखिए एग्नेंजी मेंडर जो है दोनों में है। एक और में थे एग्नेंजी मेंडर, कौन थे बताइए तो? ऐसे एग्नेंजी की जगह पे आ की जगह पे ए भी दे देता है, ध्यान रखना है ये चीज, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब मान लीजिए एग्नेंजी मेंडर को हम पढ़े थे विश्व का मानचित्र में। अब इसमें देखिए मैथ का भी भूमिका में इनका नाम है। तो गणित के भूगोल के पिता किसे कहा गया है? तो थेल्स और
एग्नेंजी मेंढर को, ऑप्शन नंबर ए। समझ गए? चलिए 10वां प्रश्न देख रहे हैं। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? लेवल हर क्वेश्चन को मैं छोड़ूंगा नहीं, एक एक क्वेश्चन को मैं बनाऊंगा, सिर्फ आप एमसीक्यू देने के लिए तैयार है। 10वां प्रश्न बताइए, भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला अभाव क्या है? अभामय विज्ञान, अभामय विज्ञान है। यह कथन किसका है बताइए? मतलब कहने का मतलब है कि ज्योग्राफी इज द सबलिमी sublime science that sees the reflection of the earth in the heavens। बताइए, अभामय है, अभामय मतलब स्वर्ग में देखने वाला अभामय विज्ञान है। भूगोल पृथ्वी की एक ऐसी झलक है कि स्वर्ग में जैसे देखते हैं ना, एक भव्य सा दृश्य सा सुंदर सा हेवन स्वर्ग है ना, विज्ञान है। तो यह कहने वाला कौन थे? तो और कोई नहीं, क्लॉइड डिस या क्लॉय डिश बोला जाता है, क्लॉय डियस टॉलमी। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है ना, क्लॉडियस टॉलमी। चलिए 11वें प्रश्न की बात करते हैं। 11वां प्रश्न क्या है? सौरमंडल की खोज किसने की थी? सौरमंडल की खोज कौन किया भाई, बता दीजिए। तो अरे कोपरनिकस किए थे सौरमंडल का खोज, कोपरनिकस थी। क्लियर होगा ना? चलिए आगे चलेंगे। आगे बताइए कि ग्रहों की गति के नियम जो हैं, ग्रह का जो गति का नियम है किसने दिया था बताइए? ग्रहों के गति का नियम जो है किसने देने मतलब कौन देने वाला था भाई, बताया था कौन? तो और कौन बताएंगे? केपलर, केपलर ने बताया था। कोपरनिकस ने क्या किया बताइए? तो अभी जस्ट पढ़े। तो कोपरनिकस ने क्या किया? सौरमंडल की खोज की। और ग्रहों की गति का नियम किसने दिया? केपलर ने दिया। दोनों में अंतर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। 13वां प्रश्न बताएंगे। 13वां प्रश्न है, अमेरिका की खोज किसने की थी? अमेरिका की खोज किसने की थी बता दीजिए? तो क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी। क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी, ये बात को ध्यान रखिएगा। आगे चलेंगे और समझेंगे। 14 प्रश्न आ चुके हैं। 14 प्रश्न है कि भारत आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो भारत आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की? तो वास्को डिगामा ने की थी। किसने की थी? वास्को डिगामा ने की थी। अगर आपसे पूछे 15वां प्रश्न, ठीक है, तो 15वां प्रश्न यही है कि विश्व का भ्रमण करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो विश्व का भ्रमण करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था बता दीजिएगा, तो मैं मानूंगा तो वो था मैगलेन। कौन था? मैगलेन। अगर भ्रमण करने की बात होगी, वर्ल्ड का भ्रमण करने की बात होगी, तो मैगलेन को याद करिएगा। और भी बातें करें, 16वां प्रश्न आ चुके हैं। 16वां प्रश्न पे बताइए, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? मतलब नॉर्थ पोल की खोज करने वाले व्यक्ति का नाम बताइए। जैसे समुद्री मार्ग का हुआ, उसी तरह उत्तरी ध्रुव का खोज करने वाला कौन है? तो वह और कोई नहीं, रॉबर्ट पियरी है। कौन है? रॉबर्ट पियरी है। कभी-कभी पियर दे देता है और पियरी कर देता है, तो ध्यान रखना है। चलिए, आ जाइए 17वें प्रश्न की बात करेंगे। 17वां प्रश्न है कि दक्षिणी ध्रुव का बताइए, साउथ पोल का। नॉर्थ पोल का तो जान गए रॉबर्ट पियरी, लेकिन साउथ पोल का बताइए। साउथ पोल पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? बताने वाला कौन है? साउथ पोल, साउथ ध्रुव का पहला व्यक्ति हो या बताने वाला हो, प्रथम ही होगा। तो वह और कौन है? आर, क्या नाम है? आर नाम है। और एम, एमंडस। ठीक है, एमंडस भी बोलते हैं कभी-कभी, एमंडसन भी बोलते हैं। एमंडसन भी लिख सकते हैं, आर एमंडसन या आर एमंड लिख सकते हैं। कभी कभी क्या करता है, सन को हटा देता है, एमंडन कर देता है। तो ध्यान रखना होगा आपको, ठीक है। रॉबर्ट पियरी को क्या था, ये नॉर्थ पोल का खोज किया था, उत्तरी ध्रुव का, ठीक है। और ये जो आर एमंडसन जो था, ये दक्षिणी ध्रुव का खोज किया था। चलिए 18वां प्रश्न की बात करते हैं। 18वां प्रश्न है, हवाई द्वीप समूह की खोज किसने की थी? हवाई द्वीप समूह की खोज किसने की थी, ये बता दीजिए, मैं मानूंगा। तो हवाई द्वीप की खोज करने वाला और कोई नहीं, कुक जी थे, कुक जी। तो हवाई द्वीप की खोज करने वाले कौन है? कैप्टन कुक। ऑप्शन नंबर बी जो लगा रहे हैं, तो वो सही लगा रहे हैं, कैप्टन कुक टिक लगा देंगे। अगर मान लीजिए 19वां प्रश्न की बात करें, 19वां प्रश्न क्या है तो सुनिए। 19वां प्रश्न है, स्वेज नहर का निर्माण जो है किसने करवाया था? तो स्वेज नहर का निर्माण किसने करवाया बता दीजिए? तो वो थे फर्डिनंद द, क्या थे? लेपेपस थे। कौन थे? लेपेपस थे। तो पूरा कैसे पढ़ेंगे? तो फर्डिनंद, याद रखिए, फर्डिनंद बोल सकते हैं, नहीं तो नंद भी बोल सकते हैं। ड भी लग जाता है कभी कभी, द की जगह पे ड का इस्तेमाल करता है, तो याद रखना है। तो फर्डिनंद द लेपे, ले पेपस बोलिएगा, ले पेपस नाम है पूरा, ध्यान से सुनिए, ले पेपस।
ये सब ध्यान रखना होगा, ठीक है? चलिए 20वां प्रश्न। 20वां प्रश्न जहाँ पे मैं 2-3 बार बोल रहा हूँ तो वो इम्पोर्टेंट वर्ड है, आप ध्यान रखना है। उस वर्ड को अगर हम तोड़-मरोड़ रहे हैं तो समझ जाइए कि वो इम्पोर्टेंट है, इसे याद करवाना ही ज़रूरत है। क्योंकि देखिए सीधा-सीधा पढ़ के चले जाएँगे तो आपको याद होगा नहीं। तोड़-मरोड़ दूँगा या गलत थोड़ा पढ़ूँगा तो आपके माइंड में स्किप करेगा। आप उस चीज़ को ध्यान पे दीजिएगा कि सर कहाँ गलत पढ़े। आप उस शब्द को सुधारिएगा, सुधारिएगा तो आपके माइंड में क्लिक करेगा और जब भी आपको क्वेश्चन वहाँ पे कहीं भी एग्ज़ाम में देने आएगा और इस तरह का नाम आ गया, तो आपको क्लिक आएगा, ओह! सर इसका बताए थे और इससे जुड़ा हुआ सवाल था। बस आप आंसर लगा दीजिएगा, आपका नंबर जुड़ जाएगा। यही तो मेरा है क्योंकि इमेजिन हम लोग करते हैं, वो हमारे माइंड में है। तो हम चाहते हैं वो इमेजिन जो वो कल्पना जो है, वो आपके आगे, आपकी आँखों के आगे आगे चले। अगर वो क्वेश्चन आप अभी पढ़ रहे हैं, तो वो क्वेश्चन आपकी आँखों के सामने चलना चाहिए। इसलिए मैं बोलता हूँ, क्वेश्चन को आप समझिए, क्वेश्चन आपको समझेगा। एक बार अपना फ़ील करके देखिए, क्वेश्चन को आप अपना कहिए। चलिए 20वां प्रश्न की बात करते हैं। 20वां प्रश्न क्या है? 20वां प्रश्न है ग्रीनलैंड और उत्तरी ध्रुव की पहाड़ी भाग किसने खोज मतलब खोजा? किसने खोजा बताइए? बताएँगे ग्रीनलैंड और उत्तरी ध्रुव की पहाड़ी का भाग जो है किसने खोजा? उनका नाम बताइए। तो हम बताएँगे फ्रिडजोफ नानसेन बताएँगे। फ्रिडजोफ नानसेन बता देंगे और यही आंसर सही भी है। आ जाइए 21 अब देखिए इस सवाल को देखिए 21वां प्रश्न है कॉस्मोलॉजी किसका अध्ययन है? अब देखिए कॉस्मोलॉजी अगर देखा जाए तो वो ब्रह्मांड से संबंधित है। ब्रह्मांड की प्राकृतिक एवं उत्पत्ति से संबंधित है ना? तो हम बताएँगे कि ब्रह्मांड से संबंधित है, यूनिवर्स से संबंधित है। क्लियर हो गया। अगर आपसे पूछे 22 सवाल 22 सवाल क्या है कि पृथ्वी जो है ब्रह्मांड के केंद्र में है। एकदम सही बात है। पृथ्वी हमारे ब्रह्मांड के केंद्र में है, ये तो हम जानते हैं। लेकिन यह सिद्धांत जो है किसने दिया? ये सवाल आपसे पूछ रहा है। तो बताइए कि हम जानते हैं कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है, ठीक है, लेकिन इसको देने वाले कौन थे? बताने वाले कौन थे? बता दीजिए। तो इसका प्रतिपादन जो इस सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ था ना मतलब 140 में, इसी में हुआ था। टॉलमी ने किया था। याद है? टॉलमी ने। किसने किया? टॉलमी। टॉलमी कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी। देखिए टॉलमी कभी-कभी अलग भी दे देता है, ऐसा करके टॉलमी कर देता है, ये ज़रूर ध्यान रखना है। अगर बात नीचे 23 की बात करें सब एनसीईआरटी आधारित है। एक भी सवाल एनसीईआरटी से हटके नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। क्योंकि इसी से सवाल बनते हैं, इसी से सवाल बनेंगे भी भविष्य में, याद रखिएगा। अगर मान लीजिए हम बता दें, क्या बताएँ 23 का बात करें तो सूर्यमंडल मतलब सूर्य जो ब्रह्मांड है, सूर्य का जो मंडल है, सूर्य का जो क्षेत्र है, वो बताइए सवाल क्या है कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र है। जैसे पृथ्वी जो केंद्र था ब्रह्मांड के केंद्र का, उसको बताने वाले टॉलमी थे, उसी तरह सूर्य जो है ब्रह्मांड का केंद्र है, यह किसने कहा था? जैसे पृथ्वी को बोला गया ब्रह्मांड का केंद्र है, वो टॉलमी बोले थे, ये हम जानते हैं तो इसको हटा दीजिए। अब बताइए इस 3 ऑप्शन में और कौन होगा? तो कोपरनिकस ने क्या बोला कि भाई कोपरनिकस जी बोले कि सूर्य जो है वो ब्रह्मांड का केंद्र है। समझ गए? अब पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है किसने बोला? टॉलमी ने बोला। याद हुआ? बोलिएगा नहीं ना? चलिए 24 सवाल की बात करें। 24 सवाल की बात करेंगे बिग बैंग सिद्धांत। बिग बैंग सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी प्रतिपादित या प्रतिपादन किसने किया? द बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बता दीजिए। थ्योरी किसने दिया? तो हम बताएँगे लेमेत्रे। लेमेत्रे का नाम आता है। तो जॉर्ज लेमेत्रे का नाम आता है। लेमेत्रे बोल दीजिए या ले मैत्रे बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए? चलिए आगे चलेंगे 25 सवाल आ गए। 25 सवाल यह है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में सर्वाधिक मान्य सिद्धांत कौन-सा है? तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति की अगर बात की जाएगी ना, तो आपको ध्यान रखना होगा कि ये डॉपलर का प्रभाव और रेड शिफ्ट प्रमुख हैं इसमें। तो हम तो जान गए, लेकिन ये किससे जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा हुआ है बिग बैंग सिद्धांत से। ठीक है? तो बिग बैंग सिद्धांत से संबंधित है, याद रखिएगा थ्योरी से संबंधित है ब्रह्मांड की उत्पत्ति। लेकिन ब्रह्मांड की उत्पत्ति का अगर मान लीजिए खोजकर्ता इस सिद्धांत को देने वाले कौन हैं, उत्पत्ति के संबंध में बताने वाले कौन हैं, तो डॉपलर के प्रभाव एवं रेड शिफ्ट प्रमुख इसकी भूमिका निभाते हैं। याद रखिएगा। चलिए, आगे चलेंगे और यहाँ पे बता दीजिए 26 सवाल क्या है कि बिग बैंग सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या जो 1967 में किसने किया था? 1967 में किसने किया था, ये बता दीजिए। तो ये बताने के लिए आपको समझना पड़ेगा और जानना पड़ेगा कि वो बताने वाला और कोई नहीं, बैगो नर थे। तो रॉबर्ट बैगो नर का नाम आता है। क्या ये बात सत्य है कि नहीं है? तो सत्य ही है। ठीक है? 1967 बैगो नर। ठीक है? और कोई दिक्कत?
ठीक है? तो एक बात ध्यान रखिएगा, इसमें जो है सवाल थोड़ा-सा आंसर इसका थोड़ा-सा गड़बड़ हो गया। कैसे देखिए, इसमें बहुत सारे सहयोगी थे। नॉर्मल बात है कि इसमें जो सहयोगी थे, याद रखिएगा 1960 से लेके बताया जाता है 70 ईस्वी तक जो है, यहाँ पे ये बिग बैंग सिद्धांत का विस्तृत व्याख्या किया गया था, जिसमें 1967 जो है मुख्य भूमिका में था, जिसमें रॉबर्ट बैगनो नर का भी नाम आता है। लेकिन इसमें आंसर अगर जब जॉर्ज लेमेत्रे हैं, तो इनके सिवा ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। ठीक है? तो जॉर्ज लेमेत्रे होंगे, क्योंकि बहुत सारे सहयोगी थे इनके, जैसे जॉर्ज गैमोव थे। जॉर्ज गैमोव जो थे, ये ज़्यादा भूमिका में थे। तो ये जॉर्ज गैमूव होना ज़रूरी था। तब हम लेमेत्रे को टिक नहीं लगाते। लेकिन हमको जॉर्ज लेमेत्रे ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये उस समय की भूमिका में थे और ये जितने भी थे ये सहयोगी के रूप में हम मानते हैं, याद रखिएगा। ठीक है? और भी कारण है बिग बैंग का, जो कि हम बताएँगे बाद में, लेकिन बस इतना ही ध्यान रखना है कि इसके जो है लेमेत्रे ही हैं अभी तक, तत्काल। याद रखना विस्तृत व्याख्या का। इनके साथ बहुत सारे लोग जुड़े थे। ठीक है? चलिए। तो ये समझ गए? आगे चलिए। आगे चलते हैं हम कि एडविन पी हवल एडवी पी हवल जो हैं, हवल जो पढ़े थे, ने 1925 में क्या जानकारी दी थी? बताइए। हवल जो हैं, वो 1925 में क्या जानकारी दिए थे? 1925 में, बताइए। तो हवल जो हैं, ये 1925 में दिए थे कि ब्रह्मांड में लाखों की संख्या में आकाशगंगा पाए जाते हैं। तो अब देखिए, ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है? नहीं। तो सौरमंडल कहिए या ब्रह्मांड कहिए, उसमें आकाशगंगा का एक अंश है, ये बताए नहीं, गलत। ये क्या बोले, ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। ब्रह्मांड का विस्तार ही होगा ना, क्यों? क्योंकि ब्रह्मांड में लाखों की संख्या में किस संख्या में? लाखों की संख्या में आकाशगंगा है। तो ये बात तो सत्य है, लेकिन क्या सौरमंडल आकाशगंगा का एक अंश है? नहीं ना, ये तो गलत हुआ। ऑप्शन नंबर बी सही है, इसका जवाब मिल गया। चलिए, 250 करोड़ लाइट ईयर बताया जाता है। ये सब चीज के बारे में अगर जानिएगा तो बताइए। 28 सवाल। 28 सवाल क्या है कि भूगोल भूतल का क्षेत्र विवेचनात्मक अध्ययन करने वाला विषय है। यह किसने कहा था? बताइए, यह किसने कहा? ये जवाब दीजिए। भूगोल भूतल का क्षेत्र विवेचनात्मक अध्ययन करने वाला विषय है। किसने बताया? बताइए। मतलब आप उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं, अर्थ के सरफेस को हम समझ सकते हैं, उसके बारे में स्टडी कर सकते हैं, उस एरिया को हम डिफरेंस तरीके से बता सकते हैं। ये कहने वाले व्यक्ति कौन है? बताइए। तो और कौन कहेंगे? कहने वाले और एक ही व्यक्ति हैं, कांट हैं। कौन है? ऑप्शन नंबर ए, कांट जी। क्योंकि जिनका सिद्धांत, उनका नाम, ये हो गए। चलिए, 29 सवाल बताएंगे। 29 सवाल है कि किसने कहा कि भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी को स्वतंत्र ग्रह के रूप में मान्यता देता है? बताइएगा, फिर से सुनिएगा ध्यान से। किसने कहा कि भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी को स्वतंत्र ग्रह के रूप में मान्यता देता है? बताएंगे। ग्रह के रूप में मान्यता देता है, इंडिपेंडेंट प्लांट, सॉरी प्लानिट बोलते हैं। तो बताइए कौन कहा था ये बात? तो और कौन कहेगा? ऑप्शन नंबर ए, रीटर ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए, रीटर ने कहा था। कॉलर रीटर बोल दीजिए, रीटर। ठीक है, ये बोलने वाला व्यक्ति है। क्लियर हो गए? और भी कोई प्रॉब्लम है? नहीं ना? चलिए आगे चलते हैं। आगे की बात करें, इसका बेसिक नॉलेज हम बाद में देंगे, ऐसे टेक्स्ट की बात करेंगे। आगे चलेंगे, 30वां प्रश्न आ गया है भूगोल में, जो है प्रादेशिक उपागम, मतलब रीजनल जो अप्रोच होते हैं, उसकी बात कर रहा है। पर जो है बल किसने दिया था? मतलब रीजनल जो क्षेत्रीय जो एरिया है, रीजनल जो क्षेत्र है, प्रादेशिक रूप से अप्रोच पर बल किसने दिया था? बताइए। उसका नाम बता सकते हैं? तो बताइए। तो हम बताएंगे भाई, हाँ देंगे। इसका देने वाला और कौन होगा? बताइए। इसके देने वाले व्यक्ति तो हम एक ही को जानते हैं, वो हमब्लोट को जानते हैं। कौन? हमब्लोट नहीं। भूगोल का प्रादेशिक रीजनल अप्रोच की अगर बात करेंगे, तो रीजनल अप्रोच की बात करेंगे तो हाँ, और कोई नहीं, रिचर ही दिए थे। तो रिचर 2 चीज़ दे दिए। रिचर ने क्या-क्या दिया? रिचर ने जो भूगोल के विज्ञान की शाखा को बताया कि जो भूमंडल है, भूमंडल के जो विभिन्न लक्षणों हैं या घटना है, उनके संबंध में अध्ययन की बात कहा। कौन? रिचर ने। एक रिचर ने और कहा कि जो भूगोल में प्रादेशिक जो उपागम है, उस पे बल दिया, ध्यान दिया, रीजनल अप्रोच पर ध्यान दिया। तो ये बात है, तो कौन रिचर? तो ऑप्शन नंबर ए। चलिए, 31 सवाल बताइए। चलिए, आगे चले और बात करते हैं। 31 सवाल है कि 1805 ईस्वी में किसने कहा कि सौरमंडल आकाशगंगा का एक भाग है? देखिए, सौरमंडल का आकाशगंगा का एक भाग है, कहने वाले 1805 में कौन थे? वो व्यक्ति का नाम बता दीजिए। तो वो व्यक्ति और कोई नहीं,
हर्षिल थे। कौन थे? हर्षिल। हर्षिल का नाम अगर मान लीजिए हर्षिल कभी-कभी तलबी श की जगह पे दंती श का इस्तेमाल करता है, हर्षिल। ठीक है? क्लियर। चलिए आगे चलेंगे। 32 सवाल। 32 सवाल क्या है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में, अगर ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित अगर डॉपलर का प्रभाव पूछे, किससे जुड़ा हुआ है? तो डॉपलर का प्रभाव किससे जुड़ेगा? रेड शिफ्ट से जुड़ेगा। क्यों जुड़ेगा? क्योंकि इसी रेड शिफ्ट और डॉपलर का प्रभाव जो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति में भूमिका निभाता है, प्रमुख भूमिका है। क्लियर हो गए। चलिए ये भी बात क्लियर हो गए। अब बताइए 33 सवाल की बात करेंगे। कोपरनिकस किस देश के निवासी थे? ये सवाल तो बनता है और पूछता भी है। तो कोपरनिकस की बात आएगी और हम बताएंगे पोलैंड। क्यों? पोलैंड बता देंगे। अच्छा पोलैंड बता दिए, लेकिन कोपरनिकस ने क्या दिया था? क्या बताया था भाई? कुछ तो बताए होंगे? तो हाँ, बताए थे। विश्व की प्रमुख भौगोलिक खोज में इनकी भी भूमिका है। और पता है क्या बोले थे? सौरमंडल की बात कहे थे। सौरमंडल की बात कहे थे। 540 ईस्वी में बताए थे ये। समझ गए? और ये कोपरनिकस जो है पोलैंड के निवासी थे। यही सवाल है। और सौरमंडल से संबंधित और भी बातें बताए थे। क्या बताए थे? अगर मेरा शुरू से एमसीक्यू देख रहे हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए ये बात हो गई। अब चलिए 34 सवाल की बात करते हैं। 34 सवाल क्या है पता है? कि केपलर जो थे, किस देश के वैज्ञानिक थे? अब केपलर भी तो केपलर तो हम जानते हैं ग्रहों की गति का नियम जो है 1600 ईस्वी में जो है क्या किए थे? बताइए 1600 ईस्वी में जो है 3 नियम को बताए थे। ग्रहों क्या? गति के नियम को बताए थे। ये भी हम जान गए। लेकिन ये कहाँ के थे? जर्मन के थे भाई, जर्मनी के थे। चलिए ये भी क्लियर हो गया। अब 35 सवाल की बात करते हैं। चलिए, अब देखिए 35 सवाल। 35 सवाल क्या है कि प्रथम सोलो उड़ान पेरिस से न्यूयॉर्क तक 1927 में, कब बताएँगे? 1927 ईस्वी में किसने भरी थी? बताइए आप। प्रथम सोलो सोलो जो उड़ान हुई थी ना, पेरिस से न्यूयॉर्क, समझ गए? अब बताइए 1927 में ये बात हुई थी, ठीक है? हम मान गए भाई 1927 में हुआ होगा। तो बताइए किसने भरी थी? मतलब किसने उसमें कौन भूमिका निभा रहे थे? किनकी भूमिका थी? तो लिंडबर्ग का था। किनका नाम था? लिंडबर्ग जी। ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे? चलेंगे 36 क्वेश्चन नंबर आ गया। मेरा सिद्धांत हमेशा याद रखिएगा। क्वेश्चन को आप अपना समझिए, क्वेश्चन आपको समझेगा। क्योंकि प्रेम तभी हो पाएगा जब आप किसी को अपना समझिएगा। अब इंसान को मत समझना है। इंसान के आज के युग में, कलयुग में काम नहीं आने वाला। क्वेश्चन काम आने वाला है, इसलिए क्वेश्चन से प्रेम कीजिए, इंसान से नहीं। चलिए, इंसान से जब सक्सेस हो जाए तब मदद कीजिए, फालतू में नहीं। इसका गलत अर्थ ना लगाएँ। बस समझें कि जितनी अच्छी भावनाएँ आपकी है, उतनी ही आपको छल हो सकता है। तो भावनाओं को इस्तेमाल करना सीखिए। समय से पहले और समय के बाद कभी भी मत कीजिएगा। क्योंकि समय आपका सही होगा तभी आप किसी का सही कर पाइएगा, ये सोच के करिएगा। तो आगे अपना सही कीजिए, अपने आप सबको आप मदद करिएगा। ये सिद्धांत अपना के चलेंगे। तो चलिए 36 सवाल आपके सामने है। न्यू फाउंड फाउंड जो लैंड है, न्यू फाउंड लैंड की खोज किसने की थी? बताइए, न्यू फाउंड लैंड की खोज किसने की थी बता दीजिए। तो जॉन केबोट ने की थी। जॉन केबोट ने की थी, ये बात मान के चलेंगे। क्या मान के चलेंगे? जॉन केबोट ने की थी। अगर मान लीजिए हम पूछे 37वां प्रश्न, क्या पूछे? 37वां प्रश्न, भूगोल को एक विवेचनात्मक विज्ञान किसने माना? बताइए, भूगोल को एक विवेचनात्मक विज्ञान किसने माना? बता देंगे? तो हम बताएँगे हम्बलेट ने माना। हैम्बलेट बोल दीजिए, हैम्बलेट बोल दीजिए, जो बोल सकते हैं। तो हम वो हम्बोल्ट बोल दीजिए, हैमलेट बोल दीजिए, हम्बोल्ट बोल दीजिए या हम्बोल्टा भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अपना-अपना लैंग्वेज क्षेत्र को जोड़ दीजिए उसमें। चलिए 38 सवाल की बात करते हैं। 38 सवाल क्या है कि मानव और उनके या उसके पर्यावरण के बीच सहसंबंधों का अध्ययन भूगोल है। यह किसने कहा? मतलब सहसंबंध एक दूसरे से जुड़ा हुआ, इंटर रिलेशनशिप बोलिए, सहसंबंध, को-रिलेशनशिप बोल दीजिए, का अध्ययन जो है भूगोल है। तो ये किसने कहा था? तो हम बताएँगे रेड जेल ने कहा था। तो रेड जेल बोल दीजिए या रेड जेल बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आंसर सेम ही होगा। चलिए आगे चलेंगे, 39 सवाल आ गए। 39 सवाल क्या है कि ज्योग्राफी होते हैं, ज्योग्राफी का शब्द का प्रथम प्रस्ताव या प्रस्तावक कौन थे? बताइए, प्रस्तावक प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो हम बताएँगे, अरे भाई अभी पढ़े ज्योग्राफी के बारे में। सबसे पहले उन्हीं का सवाल आया था, इरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज बता देंगे, क्लियर हो गए। चलिए 40वां प्रश्न, 40वां प्रश्न बताइए। 40वां प्रश्न है, दृश्य पथ में आने वाले ब्रह्मांड का व्यवसाय कितना है? बताइए।
सॉरी व्यवसाय बोल रहा हूँ, क्या दिमाग में आ गया है। कोई बात नहीं, फन करते हैं इसमें भी। सवाल को मैंने गलत पढ़ा तो सीधा कर देता हूँ। कैसे करूँगा? सुन लीजिए। पढ़ूँगा कि दृश्य पथ पे, दृश्य पथ मतलब देखने वाले पथ पे आने वाले ब्रह्मांड का व्यास जो है कितना होता है? मतलब डायमीटर जो होते हैं, वो कितना होगा? बता दीजिए। तो हम बताएँगे, भाई 250 करोड़ प्रकाश वर्ष होंगे, या लाइट ईयर बोल सकते हैं। तो 250 सॉरी 50 पचूस बोल रहा हूँ, 50 करोड़ प्रकाश वर्ष मतलब 250 करोड़ लाइट ईयर बता देंगे। देख रहे हैं क्वेश्चन को मैंने कितनी बार घुमाया, कितनी बार गलत किया, लेकिन क्वेश्चन का आंसर भी घुमा कर ही जवाब दूँगा। इसका मतलब क्वेश्चन को आप खेलिए क्वेश्चन के साथ, आपको क्वेश्चन आपको देगा रिजल्ट। क्वेश्चन को अपना समझेंगे तभी होगा। ये भविष्य तय है, आप सोच के देख लीजिए, कहीं भी सोचिए, किसी भी चीज़ को अगर जब तक आप अपनाते नहीं हैं, तब तक कुछ भी आपको मिल नहीं पाता। क्योंकि जब तक माइंड कन्फ्यूज़ है, आपको कुछ नहीं मिलेगा। जैसे ही माइंड को अस्थिर कर लेते हैं, उस लक्ष्य को मिल जाता है, जब मन में शांति आ जाती है कि हमको ये चाहिए, तो मिलने लगता है। तो यही कहता हूँ कि क्वेश्चन को भी अपना समझिएगा ना, तो समय पर ज़रूर काम आएगा, देर से आएगा लेकिन आएगा अवश्य। और यही रिज़ल्ट आपको देगा। भरोसा कीजिए, मेरी बातों को भी और क्वेश्चन पे भी। चलिए इतने भाषण के लिए क्षमा चाहते हैं, अगर बोर हुए तो इसके लिए इग्नोर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 41 सवाल। 41 सवाल है कि बिग बैंग सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है? बिग बैंग सिद्धांत को और किस नाम से जानते हैं? बता दीजिए। तो हम बताएँगे फायर। फायर फायर वर्क्स थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। फायर वर्क्स वर्क जो थ्योरी होते हैं, उसे हम एक और नाम से जानते हैं बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी को और एक नाम से जानते हैं जिसका नाम फायर वर्क्स थ्योरी है। क्लियर हो गया? किसी भी तरह घुमाइए, क्वेश्चन तो क्वेश्चन है ना जी। चलिए, अब आ जाइए। अब बताइए कि 250 जो करोड़ लाइट ईयर पढ़े, अब 1 प्रकाश वर्ष का आगे होता कितना है? ये इम्पोर्टेंट है। तो 1 प्रकाश वर्ष कितने मीटर के बराबर होते हैं? तो हम बताएँगे कितने मीटर के होते हैं? 9.46 है ना? टाइम को हटाइए। 4-6 होंगे, ठीक है। ये सब दोनों हटा दीजिए, यही दोनों में। अब 4-6 होते हैं तो उसपे पावर कितने होते हैं? तो यहाँ पे गुना कर देंगे। क्या करेंगे? गुना का सिंबल दे देंगे। ये गुना का सिंबल है, ठीक है। अब 10 पे पावर कितने होंगे जी? तो 10 पे पावर 15 मीटर होगा। कितना होगा? 15 मीटर होगा, ठीक है। तो ये जो सिंबल है इसकी पावर है ये। तो पावर पे ये वाला आंसर ऑप्शन नंबर बी आंसर सही होगा कि 9.46 गुना 10 पे पावर 15 मीटर। क्लियर? चलिए। ये हो गए। चलिए 43 सवाल। बात करते हैं 43 सवाल। 43 सवाल क्या है कि एक पारसेक में कितने प्रकाश वर्ष होते हैं? बताएँगे। एक पारसेक में बताइएगा कितने प्रकाश वर्ष होते हैं? बता सकते हैं। तो हम बताएँगे 3.26 प्रकाश वर्ष होते हैं, लाइट ईयर होते हैं। 3.26 प्रकाश वर्ष होते हैं, लाइट ईयर होते हैं। चलिए 44वां प्रश्न की बात करेंगे। 100 क्वेश्चन है, खत्म करना है। और चलिए अब थोड़ा फास्ट चलेंगे। एक कॉस्मिक वर्ष एक कॉस्मिक वर्ष की अवधि जो है कितनी होती है? बता दीजिए। तो एक कॉस्मिक वर्ष अगर पूछेगा तो 250 मिलियन वर्ष बता दीजिएगा। ठीक है? 250 मिलियन ईयर्स बता देंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। एक बात ध्यान रखिएगा कि एक प्रकाश वर्ष हम पढ़ते हैं, मीटर में अगर पढ़ते हैं, तो हम पढ़ते हैं 9 दशमलव चलिए यहाँ पे देख लीजिए, ये सवाल को मैं क्लियर करता हूँ। कि देखिए वार्षिक वाला तो हम सवाल समझ गए, लेकिन आपसे कभी-कभी पूछता है 1 प्रकाश वर्ष बराबर बताइए। तो प्रकाश वर्ष बराबर जानते हैं 3 रूप में बताया जाता है। एक तो मील में बताया जाता है, एक मीटर में बताया जाता है, ठीक है? एक मीटर सेकंड में बताया जाता है। ध्यान रखिएगा। तो ये तीनों में अलग-अलग प्रकाश वर्ष है। जैसे 1 प्रकाश वर्ष का अगर मील में पूछेगा, मतलब मान लीजिए पहला मील में, तो मील में पूछेगा तो हमको बताना है 5.88 गुने 10 पे पावर 6 मील बता देना है। ये 1 प्रकाश वर्ष मील में बताना है। अब यही बात ध्यान रखिए कि 1 प्रकाश मीटर बराबर पूछेगा, मतलब 1 प्रकाश वर्ष मीटर में बताइए, तो मीटर में क्या बताना होगा? मीटर में आपको लिखना होगा, सिर्फ सुनिए, लिखना होगा 9.46 गुने 10 पे पावर कितना बताएँगे? 15 मीटर, है ना? 10 पे पावर 15 मीटर। अगर अब मीटर सेकंड में पूछे, 1 प्रकाश वर्ष बताइए मीटर सेकंड में, तो हम बताएँगे 3 गुने 10 पे पावर कितने बताएँगे? 8 मीटर सेकंड बता देंगे। यही है
एक प्रकाश वर्ष में। तो एक प्रकाश का अगर मीटर में पूछे, मील में पूछे, मीटर सेकंड में पूछे। अब तो क्लियर हो गया, अब तो भूलिएगा नहीं, भूलना भी नहीं चाहिए। चलिए, अब ये हो गए 44वें प्रश्न भी हो चुके। अब चलते हैं हम लोग 45वां प्रश्न। 45वां प्रश्न क्या है कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो बताइएगा कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? ये आप बता सकते हैं और बहुत अच्छे से बता सकते हैं। तो हम बताएंगे कि 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं। टोटल हमको 500 सेकंड लगते हैं। तो 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं सूर्य को पृथ्वी पर आने में, उसकी प्रकाश को आने में, लाइट को आने में। और सेकंड में पूछे तो कितना बताइएगा? 500 सेकंड लगता है। कितना लगता है? 500 सेकंड। यही ध्यान रखना है। अगर मिनट में पूछे तो 8 मिनट 20 सेकंड। 8.20 भी लिखा जाता है कभी-कभी। चलिए, अब बताइए 46 सवाल। 46 सवाल क्या है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी कितनी है? मतलब 1 एआई एवरेज मतलब पूछ रहा है। एयू पूछ रहा है कितना होता है? तो अगर मान लीजिए एयू पूछ रहा है, मतलब अंतरिक्ष इकाई इसे बोलते हैं, एयू का मतलब अंतरिक्ष इकाई, ठीक है? तो एक एयू पूछे, चाहे सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी पूछे, एवरेज दूरी पूछे, तो आपको बताना है कि 4 पॉइंट 4 पॉइंट नहीं है, सॉरी 4 पॉइंट नहीं है, 4 पॉइंट नहीं है, 1.49 गुने 10 पे पावर 8 किमी है। ठीक है? तो कैसे लिखेंगे? 1.49 गुने 10 पे पावर 8 किमी है। ठीक है? क्लियर हो गया? चलिए, पहला प्रश्न आंसर हो गया। अब इसी तरह चलिए 47वां प्रश्न देखें। 47वां प्रश्न है कि हमारी जो आकाशगंगा है, मिल्की वे है, जिसे आकाशगंगा को मिल्की वे भी बोला जाता है और एरावत पथ भी बोला जाता है। एरावत हाथी को बोला जाता था। तो एरावत पथ है, उसपे हाथी चलती है। हाथी जैसा कभी-कभी सीन दिखता है आकाशगंगा में, याद रखिए। तो मिल्की वे, एरावत पथ या आकाशगंगा, किस प्रकार की आकाशगंगा का उदाहरण है? तो किस प्रकार का जो गैलेक्सी है, उसका उदाहरण माना जाता है? बताइए। तो हम इसका जवाब देंगे सर्पाकार होता है, सर्प जैसा होता है, सर्पाकार होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है और अच्छा जवाब है। ठीक है? कोई दिक्कत तो नहीं? इसमें और कुछ जानकारी लेना है? बता दीजिए। एक सवाल और, सूर्य से प्रकाश तक का तो हम समझ गए, लेकिन चंद्रमा की पृथ्वी की दूरी कितनी है? ये बता सकते हैं? कितनी किमी बताई गई है? चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी अगर पूछे, तो हम बताएँगे 38, 73 और 65 की भी बता देना है। ठीक है? इतनी दूरी है। 38, 73, 65, 38, 43, 65 इतनी किमी दूरी है। याद रखें, नंबर वाइज़ याद रख लीजिएगा। चलिए 48 सवाल। 48 सवाल क्या है? सुनिएगा। ब्रह्मांड की अधिकांश आकाशगंगा जो आकाशगंगा है, मतलब ब्रह्मांड की अधिकांश आकाशगंगाएँ किस प्रकार की है? लगभग 2 तिहाई के हिसाब से आपको बताना है। तो वो है दीर्घवृत्ताकार। दीर्घ मतलब बड़ा। जब 2 तिहाई है तो बड़ा ही है। तो दीर्घवृत्तीय है। चलिए, ये बात भी क्लियर हो गई। अगर आपसे पूछे 49 क्वेश्चन, तो 49 सवाल क्या है कि हमारी आकाशगंगा के सबसे निकटतम 2 आकाशगंगाएँ कौन-सी है? बताइए। हमारी आकाशगंगाएँ के सबसे निकटतम 2 आकाशगंगा कौन-सा है? मिल्की वे कौन-सा है? 2 निकटतम, नज़दीक। एक तो बृहत, एक है लघु। तो बृहत, लघु, मैगे याद रखिएगा मैगेलेनिक या आप बोल सकते हैं मैगे मैगो अलग कर दीजिए, लनिक अलग कर दीजिए, मेघ, याद रखेंगे। बृहत और लघु, या आप ये भी बोल सकते हैं बृहत मैगे लनिक मेघ और लघु मैगे नेलिक लेघ, ठीक है? मतलब मैगे लनिक मेघ बोल दीजिए। आप जिस तरह से याद कर सकते हैं। ऐसे आप लार्ज मैगेनेलिक बोल सकते हैं कोल्ड, या आप स्मॉल मैगेनेलिक कोल्ड बोल सकते हैं, है ना? ये सब ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। अगर मान लीजिए 50वां प्रश्न आपसे पूछे कि पृथ्वी को प्रॉक्सिमा जो सेंचुरी होता है, की दूरी कितनी होती है? तो याद रखिएगा पृथ्वी से, या सवाल ये भी पूछ सकता है कि प्रॉक्सिमिका जो सेंचुरी है, सेंचुरी की पृथ्वी से दूरी कितनी है? तो हम बताएँगे 4.3 प्रकाश वर्ष है। तो 4.3 लाइट ईयर बता देना ऑप्शन नंबर ए। चलिए, ये बात हो गया। अब बात करते हैं 51 सवाल क्या है? आकाशगंगा को सबसे पहले किसने देखा था? तो आकाशगंगा को सबसे पहले किसने देखा? बता दीजिए। तो गैलीलियो ने देखा था। किसने देखा था? गैलीलियो ने देखा था।
ऑप्शन नंबर बी, गैलीलियो का नाम आता है, इसमें कोई शक तो नहीं। 52 सवाल क्या है? सुन लीजिए। 52 है लोकल ग्रुप। क्या है? लोकल ग्रुप का मतलब होता है कि 24 आकाशगंगाओं का झुंड को कहते हैं लोकल ग्रुप। लोकल एरिया बोलते हैं लोकल ग्रुप। चलिए, अब चलते हैं 53 सवाल। 53 सवाल क्या है कि आधुनिक समय में ज्ञात जो तारामंडलों की संख्या कितनी है? तो ज्ञात समय के तारामंडलों की संख्या कितनी है? तो हम बताएंगे 89 है। कितनी है? 89 है। ठीक है। हाइड्रा जो है सबसे बड़ा तारामंडल बताया गया है। हाइड्रा, एक बात ध्यान रखिएगा, ये नोट में याद रख लीजिए। चलिए, 50। चलिए, अब देखिए, ये सवाल जो है ध्यान से देखिएगा। 52 सवाल क्या है कि यहाँ पे जो है क्वेदर कर दिया, क्वेदर नहीं होगा, क्वेशर होगा। ठीक है? क्वेशर होगा। तो क्वेशर क्या है? ये सवाल अगर आपसे पूछे तो क्वेशर एक जो है अत्यधिक चमकने वाली आकाशीय पिंड है। क्या है? आकाशीय पिंड है। सैटेलाइट, जो सैटेलाइट होते हैं, बॉडीज़ हैं। ठीक है? सेलेस्टिकल बॉडीज़ हैं। सैटेलाइट बॉडी बोल रहा हूँ। सेलेस्टिकल बॉडी। चलिए, इस बात को ध्यान रखिएगा, थोड़े-से ये सब बातों पे ध्यान रखना होगा। ये चमकीला होता है, तो याद रखेंगे। और ये आकाशगंगा से छोटे होने के बावजूद उससे अधिक ऊर्जा उत्सर्जित करता है। मतलब आकाशगंगा से छोटा होता है, लेकिन उसके बाद भी ये अत्यधिक ऊर्जा उत्सर्जित करता है। ठीक है? ये बात ध्यान रखिए। 55 प्रश्न की बात करते हैं। 55 प्रश्न है कि सूर्य की परिक्रमा करते समय पृथ्वी 12 नक्षत्र समूहों से होकर गुजरती है। उन्हें क्या कहते हैं? तो सूर्य की परिक्रमा करते समय पृथ्वी 12 नक्षत्र समूहों से होकर गुजरती है। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम राशियां कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? राशियां कहते हैं। अगर मैं मान लीजिए 56 की बात करें, 56 क्या है कि वायुमंडल, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का प्रतिशत क्रमशः कितना है? बताइए, नाइट्रोजन ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होगा जो है एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में? तो हम इसके बारे में बताना चाहता हूं, लेकिन आप चाहते हैं कि आगे आप बताएं, फिर मैं बताता हूं। बताएंगे जरूर। तो हम जानते हैं 78% नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 21%। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होंगे। और अगर और भी पूछे तो हम बताएंगे कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। और अन्य अगर पूछा जाए तो वो 1% होते हैं। ये हो गए, क्लियर हो गए, कोई दिक्कत, कोई संदेह तो नहीं। चलिए, बात करते हैं 57 सवाल की। 57 सवाल क्या है ये जानते हैं। तो क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? बताइएगा, क्षुद्र ग्रह। तो क्षुद्र ग्रह अगर बात करें, मतलब एस्ट्रोराइड की बात करेंगे, तो एस्ट्रोराइड जो पाए जाते हैं वो बृहस्पति तथा मंगल के बीच में पाए जाते हैं। उन्हीं के बीच में चक्कर लगाते हैं एस्ट्रोराइड। ठीक है? मतलब क्षुद्र ग्रह। तो हम क्या बताएंगे? मंगल और बृहस्पति टिक लगा देंगे, मार्स और जुपिटर टिक लगा देंगे, है ना? चलिए, अब बात करते हैं 58 सवाल। 58 सवाल है कि पृथ्वी के चारों ओर कितने ज्ञात नक्षत्र होते हैं? मतलब कितने नक्षत्र पाए गए हैं अभी तत्काल में? तो ये एनसीईआरटी के तहत 27 ही है। ये बात ध्यान रखिएगा, बाहरी आवाज को इग्नोर करते हुए चलिएगा। अच्छा, ये बात हो गई, तो 59 सवाल की बात करें। 59 सवाल क्या है कि चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कितने समय में पूरी करती है? अगर चंद्रमा जो है पृथ्वी की जो परिक्रमा करती है, तो कितने समय में पूरी करती है? ये सवाल अगर पूछे तो 27 दिन, 7 घंटे, 43 मिनट बता दीजिएगा, 43 मिनट बता देंगे। क्लियर हो गए? याद रखिएगा। अगर मान लीजिए 60वें प्रश्न की बात करें, 60वां प्रश्न है अंतरिक्ष की परिभाषा क्या है? अंतरिक्ष की परिभाषा आपसे पूछे तो क्या जवाब दीजिएगा? तो जवाब देंगे कि अंतरिक्ष पृथ्वी के वायुमंडल की सीमा से बाहर का भाग को हम अंतरिक्ष कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। और ये 60वां प्रश्न खत्म हो गए। अब चलिए और भी प्रश्न की बात करते हैं, 61 प्रश्न। ठीक है? चलिए, 61 सवाल क्या है? पृथ्वी प्रत्येक नक्षत्र को कितने दिनों में पार कर लेती है? बताइए। पृथ्वी प्रत्येक नक्षत्र में या नक्षत्र को कितने दिनों में पार कर लेती है? अगर आपसे पूछेगा तो हम बताएंगे 14 दिनों में पार कर लेती है। ठीक है? कितने दिन में? 14 दिन में, 14 डेज़ में। अगर आपसे पूछे 62 सवाल, 62 क्या है कि सौरमंडल के कुल द्रव्यमान का कितना प्रतिशत भाग सूर्य से संचित है, सूर्य के हिसाब से है, सूर्य के सिस्टम के हिसाब से है? बताइए। टोटल सोलर सिस्टम के हिसाब से बताइए। बताएँगे और इसका जवाब देंगे आप। बताइए। तो हम बताएँगे 99%। क्या ये बात सत्य है? तो सही है। 99.85% है। ये बात ध्यान रखना है। अब बात करते हैं 63 की बात करते हैं। सूर्य के संगठन
क्या बोलेंगे? संगठन में जो है हाइड्रोजन की मात्रा कितनी है? तो हाइड्रोजन की मात्रा कितनी है? 71% है। कितनी है? 71% है। 64 की बात करेंगे। 64 है सूर्य में हीलियम की मात्रा कितनी पाई जाती है? तो सूर्य में हीलियम की मात्रा अगर आपसे पूछेगा तो क्या जवाब दीजिएगा? बताइए। जब 71% हाइड्रोजन है, जमा रहता है, तो हीलियम कितना प्रतिशत रहेगा? 26.5% और 2.5% अन्य तत्व भी रहते हैं। तो 2.5 अन्य तत्व, 71% हाइड्रोजन और हीलियम 26.5%। क्लियर हो गया? कहाँ? सूर्य में रहते हैं। अब चलिए 65 सवाल है कि सूर्य की दीप्तिमान सतह, ग्लोबिंग सरफेस की बात करें को क्या कहा जाता है? बताइए। तो उसे हम प्रकाश मंडल कहते हैं, फोटोस्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटोस्फीयर कहते हैं, प्रकाश मंडल कहते हैं। अब चलिए बात करते हैं 66 प्रश्न। सूर्य का वर्णमंडल किस रंग का होता है? बताइए। हम अगर पूछे सूर्य का वर्णमंडल किस रंग का होता है? बताएंगे? तो हम इसका बोलेंगे कैसा, मतलब कैसा कलर होता है ये पूछ रहा है। क्रोमोस्फेयर जिसे बोलते हैं, वर्णमंडल होता है क्रोमोस्फेयर। तो लाल रंग का होता है, इसमें कोई सोचना नहीं है, रेड होता है। और बताइए पूर्ण सूर्य ग्रहण किस समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? बता सकते हैं? तो हम बताएंगे सूर्य किरीट दिखाई देता है, कोरोना दिखाई देता है, कोरोना दिखाई देता है। याद रखिएगा, किरीट या कोरोना बोल दीजिए। चलिए आगे चलेंगे, क्योंकि याद रखिएगा इसमें एक्स रे उत्सर्जित होता है। कोरोना वाला जो भाग देख रहे हैं नोट कर लीजिए। 68 सवाल कि सूर्य के कोरोना में स्थित काली रेखाओं को क्या कहा जाता है? काली रेखाओं को क्या कहा जाता है? बताइए। तो काली रेखाओं को फ्रॉनहोफर रेखाएं कहलाता है। फ्रॉनहोफर रेखाएं कहलाता है। 69 सवाल की बात करें। 69 है कि किसे सूर्य का मुकुट भी कहा जाता है? तो सूर्य का मुकुट किसे कहा जाता है? बताइए। तो ये कोरोना को कहते हैं। सूर्य का मुकुट कोरोना। अच्छा 70 प्रश्न बता देंगे। 70 प्रश्न है सूर्य के धब्बों के दिखने पर पृथ्वी का या पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो पृथ्वी पर यह पड़ेगा कि चुंबकीय जो झंझावात होता है, मैग्नेटिक जो स्टॉर्म आते हैं, जो स्टॉर्म मतलब तूफान, आंधी जैसे चमकते हैं, उत्पन्न होते हैं, उसी को कहते हैं मैग्नेटिक स्टॉर्म। इससे पता है टेलीविज़न और बिजली जो चलित हो मशीन होती है, उसमें गड़बड़ी हो जाती है। अगर ये चुंबकीय झंझावात आए तो, मैग्नेटिक स्टॉर्म आए तो, बहुत भयानक है। इसलिए कहते हैं टीवी भी बंद कर लीजिए। 71 सवाल, चंद्रमा अपने अक्ष पर घूर्णन मतलब रोटेशन, घूर्णन मतलब रोटेशन और पृथ्वी की परिक्रमा मतलब रिवोल्यूशन कितने समय में पूरा करता है? अगर चंद्रमा अपने अक्ष पर घूर्णन कर रहा है, रोटेशन कर रहा है और पृथ्वी अपनी परिक्रमा कर रहा है, तो कितने समय में पूरा करेगा? बता दीजिए। तो बताएँगे 27.32 दिन में करेगा। मतलब 27.32 डेज़ में करेगा। क्लियर हो गया? इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। इसी कारण पता है क्या होता है? इसमें चंद्रमा का सदैव एक ही भाग दिखाई देता है। इसके कारण, घूमने के कारण, रोटेशन के कारण। ठीक है? चलिए, पृथ्वी के परिक्रमा के कारण। चलिए, 72 सवाल को देखेंगे और जवाब देंगे कि पृथ्वी से चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग दिखाई देता है? बताइएगा। अब पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग दिखाई देता है, ये तो आपको बताना होगा। बता दीजिए। और यही तो जानना चाहते हैं। तो हम बताएँगे 59% दिखाई देता है, ये हम जानते हैं। अगर मान लीजिए आपसे पूछेगा 73 सवाल है कि जब एक ही महीने में 2 बार पूर्णिमा मतलब फुल मून होते हैं, तो दूसरी पूर्णिमा के चाँद को क्या कहते हैं? पहले पूर्णिमा जो 2 बार पूर्णिमा होते हैं, फुल मून होते हैं, तो पहले वाले को तो पूर्णिमा ही कहिएगा, मान लीजिए। दूसरे वाले को क्या कहते हैं? कौन-सा कहते हैं? ब्लू मून कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लू मून कहते हैं। तो याद रखिएगा 1999 की बात है, वर्ष 1999 की यह घटना है जिसमें 2 बार हुए थे। अभी नहीं हुए हैं, लेकिन 1999 में 2 बार हुआ था ये घटना फुल मून का। याद रखेंगे। ये इम्पोर्टेंट है, घटना हुई थी। अगर आपसे पूछेगा कब हुआ था ऐसा बात, तो 1999 बता देंगे। शांति का प्रमुख जो है सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी बोलते हैं। ट्रैंक्विलिटी बोल दीजिए। तो याद रखिए समुद्र की शांति, समुद्र का जो शांति रूप है या शांति का समुद्र अगर पूछे, देखिए समुद्र का शांति या शांति का समुद्र कहाँ स्थित है? अगर आपसे पूछे तो चंद्रमा पर ही तो है, ऑन मून। याद रखिएगा। चलिए देखिए 75 सवाल क्या क्या है? नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एलिड्रन, ठीक है, ने चंद्रमा पर कदम कब रखा था? बताइए। नील आर्मस्ट्रांग
और एडविन एलिड्रन एलिड्रन नाम है, ने चंद्रमा पर कदम रखा था, चंद्रमा पर आए थे। ठीक है, तो कब? अगर ये सवाल आपसे पूछेगा तो क्या जवाब दीजिएगा? बताइएगा? इसका जवाब का सवाल दीजिए, सॉरी सवाल का जवाब दीजिए, तो हम बताएँगे 1969 1969 में जवाब देंगे। क्लियर हो गए? कोई दिक्कत? ठीक है, 1969 में हुआ था और यही दोनों ने कदम भी रखा था और उसी समय शांति का समुद्र भी कहा था। याद रखिएगा। ठीक है, किसे? चंद्रमा को। याद रखिएगा 1999 जो हुआ था, 2 महीने में हुआ था, जनवरी और मार्च में हुआ था, जिसे हम ब्लू मून चंद्रमा की घटना कहते हैं। तो 2 बार पूर्णिमा हुआ था। ठीक है, फुल मून हुआ था। चलिए, अब बात करते हैं 76 क्वेश्चन नंबर। 76 क्वेश्चन नंबर क्या है? तो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का कितना भाग है? बताइए। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल कितना है? 1/6 भाग है। कितना है? 1/6 भाग है। अगर मैं पूछूं 77 प्रश्न, 77 है कि चंद्रमा का पलायन वेग कितना है? बताइए। तो चंद्रमा का पलायन वेग है 2.4 किमी सेकंड। ठीक है, क्या है? सेकंड। अगर मैं चाहूं 78 सवाल, 78 सवाल है, पृथ्वी से चंद्रमा की अधिकतम दूरी। तो पृथ्वी से चंद्रमा की अधिकतम दूरी कितनी है? तो हम बताएंगे। देखिए, इसमें थोड़ा सा अंतर क्या है, 38, 43, 65 ये भी सही है, ठीक है, लेकिन इसका न्यूनतम बताया गया है। मतलब इसका अगर हम पूछें कि चंद्रमा का, पृथ्वी से जो चंद्रमा का दूरी है हाई लेवल वाला, एनसीईआरटी कहता है, तो दो जवाब दिए गए। अगर ये ऑप्शन है तो सही हो जाएंगे, अगर ये भी है तो भी सही हो जाएंगे। तो यहाँ पे 40, 66, 99 अगर किमी है तो ये भी सही है। अब बात होता है कि इसको चुने कि इसको चुने। तो एक बात जान लीजिए, आगे तो इसको चुनेंगे, अगर ज्यादा हाई वाला है तो इसको चुनेंगे। उसके बाद अगर ये ऑप्शन में ना रहे तो अब इस ऑप्शन को सही लगाएगा। ओके, ध्यान रखिएगा। और अब देखिए न्यूनतम अगर पूछे, देखिए अधिकतम पूछा तो हम चलिए दोनों में क्लियर किए, लेकिन न्यूनतम पूछते तो क्या बताएगा? तो न्यूनतम दूरी अगर पूछे तो हमको बताना है 35, 63, 99, मतलब 35, 63, 99 की भी दूरी है न्यूनतम। और हाई लेवल का अधिकतम दूरी तो 40, 66, 99 बता देना, 40, 66, 99। ठीक है, दूरी। और अगर ये ऑप्शन में ना रहे तब इस ऑप्शन को बी को सही रहेगा। क्लियर हो गए? चलिए, अब बात करते हैं मतलब 99 प्रश्न बोलो, 79 प्रश्न। आकाशगंगा में पाए जाने वाले कुल पदार्थों का कितना प्रतिशत भाग तारों, मतलब स्टार्स से संचित है? मतलब स्टार में संचित है, बताएंगे। मतलब आकाशगंगा में पाए जाने वाले कुल पदार्थों का कितना प्रतिशत भाग तारों में संचित है? बता दीजिए। तो बताएंगे 99, 98%, 98%। अगर ज्यादा होता तो 99 भी बोल सकते थे। ऑप्शन पे डिपेंड करता है, ध्यान रखिएगा। चलिए, सब भी हो गया है। चलिए, 80 प्रश्न आ चुके हैं। 20 प्रश्न और हैं, लगता है 110 प्रश्न हैं। गुरुत्वाकर्षण के फलस्वरूप गैसों और धूलकणों के जमा होने से किसका निर्माण होता है? गैस और धूलकणों का अगर जमा हो गया तो किसका निर्माण होगा? धूमकेतु का कि कुछ और का? बताइए। तो हम बताएंगे प्रोटो स्टार का होगा। धूल और गैस से बनता है प्रोटो स्टार। समझ गए? समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। 81 सवाल की बात करेंगे। 81 सवाल क्या है, सुनते चलेंगे और समझते चलेंगे कि जब किसी तारे का बाहरी भाग उलने लगता है और लाल हो जाता है तो उस अवस्था को क्या कहते हैं? तो उस अवस्था को लाल दानव कहते हैं, रेड गैंट कहते हैं। लाल दानव कहते हैं। क्या कहते हैं? गैंट कहते हैं। दानव है, दानव। समझ गए? यह तब होता है, पता है कब? जब ये हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तन हो जाता है, तब होता है। चलिए, अगर बात करें 82 सवाल। 82 सवाल क्या है? यदि किसी तारे की चमक 20 गुना या उससे अधिक बढ़ जाए, तो उसे क्या कहा जाता है? अगर मान लीजिए स्टार का ब्राइटनेस 20 गुना या उससे अधिक भी हो जाए, तो बताइए उसे क्या कहेंगे? लाल दानव कहेंगे कि सुपरनोवा कहेंगे? तो सुपरनोवा कहेंगे। ठीक है? नोवा या सुपरनोवा कहेंगे। ठीक है? और भी चलिए 63 की बात करेंगे कि सूर्य के द्रव्यमान के 1/2 गुना से कम द्रव्यमान वाले छोटे तारे विस्फोट के बाद क्या बनते हैं? बताइएगा। सूर्य के द्रव्यमान के 1/2, 1.2 गुना से कम द्रव्यमान वाले छोटे तारे विस्फोट के बाद क्या बनते हैं? बताइए।
तो उसे हम क्या कहते हैं? व्हाइट डा डवार्फ कहते हैं या श्वेत वामन कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वेत वामन कहते हैं। क्लियर हो गया? चलिए आगे चलेंगे। अब बताइए 84 सवाल है कि हेली धूमकेतु मतलब कॉमेट्स बोलिए का आवर्तकाल कितने वर्ष का होता है? बताइए कितने वर्ष का होता है? बताएँगे कितने वर्ष का बताया गया है भाई? बता दीजिए। तो 76 वर्ष का बताया गया है। हेली धूमकेतु 76 वर्ष, है ना? 76 ईयर्स 76 85 85 क्या है कि 1994 मतलब 1994 में कौन-सा धूमकेतु बृहस्पति ग्रह से टकराया था? बताइए, बृहस्पति ग्रह से टकराया था, तो कर लेवी 9 टकराया था। हाँ, शूमेकर लेवी नाम है, ठीक है? क्या नाम है? शूमेकर लेवी 9 टकराया था। याद रखिएगा, किससे? बृहस्पति ग्रह से। 86 न्यूट्रॉन तारे का घनत्व लगभग कितना होता है? न्यूट्रॉन तारे स्टार का घनत्व लगभग कितना होता है? तो 10 पे पावर 14 जीएमसीसी होता है। 10 पे पावर 14 जीएमसीसी होता है। चलिए 87 सवाल क्या है? ऐसे तारे जो काफी तीव्र गति से घूर्णन करते हैं और विद्युत चुम्बकीय तरंगे उत्सर्जित करते हैं, क्या कहलाते हैं? बता दीजिए। ऐसे तारे जो काफी तीव्र गति से घूर्णन करते हैं और विद्युत चुम्बकीय तरंगे उत्सर्जित करते हैं, क्या कहलाते हैं? इसका सवाल का जवाब दीजिए। इसका सवाल का जवाब देंगे, मैं यही जानना चाहता हूं। जवाब दीजिए। तो हम इसे कहेंगे पल्सर। इसे हम कहेंगे पल्सर। क्या कहते हैं? पल्सर। चलिए पल्सर कहते हैं, ये हम समझ गए। और भी बात करते हैं, 88 सवाल की बात करते हैं। 88 सवाल क्या है कि ब्लैक होल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1967 में मतलब 1967 में किसने किया था? बता दीजिए। 1967 में किसने किया? तो वो करने वाला जॉन व्हीलर थे। क्या थे? वी हीलर। वह हीलर भी बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। और भी बातें करें। 89 सवाल आपके स्क्रीन पर है और बताएंगे किसी आकाशीय पिंड का गुरुत्वाकर्षण इतना अधिक होता है कि प्रकाश भी उससे बाहर नहीं निकल पाता। मतलब किस आकाशीय पिंड का या किसी आकाशीय पिंड का या किस आकाशीय पिंड का, कोई भी शब्द, क्वेश्चन को समझिएगा। पिंड का गुरुत्वाकर्षण इतना अधिक होता है कि प्रकाश भी उससे बाहर नहीं निकल पाता। तो वो होता है कृष्ण छिद्र, ब्लैक होल। ब्लैक होल को ही कृष्ण छिद्र कहते हैं, है ना? और कृष्ण को तो जानते ही हैं, समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। जो कृष्ण को समझ गया, वो ब्लैक होल को भी समझ जाएगा। आप अध्यात्म से भी जोड़ सकते हैं, साइंस से भी जोड़ सकते हैं। कृष्ण इतने डीप है और इसी तरह ब्लैक होल भी उतने डीप है। अंधेरा ही अंधेरा है, बस समझने का फेर है। जिस दिन समझ गए, वो प्रकाश आपके अंदर आ जाएगा। चलिए आगे चलो। चलिए आगे चलेंगे और 90 प्रश्न की बात करेंगे। 90 प्रश्न क्या है सुनिए। सौर मंडल के आंतरिक ग्रह, इनर प्लैनेट, जो प्लैनेट्स होते हैं, या पार्थिव ग्रह कौन से हैं? आंतरिक ग्रह कहिए या पार्थिव ग्रह कहिए, कौन से हैं? तो आंतरिक ग्रह तो आपसे पूछेगा और आंतरिक ग्रह को ही पार्थिव ग्रह भी कहा जाता है। तो आंतरिक में तो 4 ही आपको दिखता है, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। यही तो 4 है। ये है आंतरिक, जिसे हम पार्थिव ग्रह भी बोलते हैं। बाहरी में बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। 4 4 अंदर 4 बाहर। मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ और मार्स। ये जरूरी है, इंपॉर्टेंट, हिंदी इंग्लिश दोनों इसमें जानना है, इसलिए हिंदी इंग्लिश दिया मैंने। चलिए ये पता है चट्टानी और भारी पदार्थों से बना हुआ होता है आंतरिक वाला, पार्थिव वाला ग्रह जो है। चलिए टूटता तारा बहुत ही आज के लोगों के लिए, प्रेम जोड़ियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टूटता तारा, टूटता तारा किसे कहा जाता है? बताएंगे। तो टूटता तारा उल्का पिंड को ही कहा जाता है। उल्का को कहते हैं। ठीक है, उल्का पिंड यहाँ पे होना चाहिए था। उल्का सिर्फ याद रखिएगा, उल्का पिंड। तो कोई गलत शब्द तो नहीं है, पिंड है। ठीक है चलिए आगे चलेंगे। 92 सवाल आपके स्क्रीन पर है। बताएंगे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? लार्जेस्ट सैटेलाइट कौन सा है? तो वो है गैनीमीड। गैनीमीड किस ग्रह का उपग्रह है? बताइए, कमेंट कीजिए। 93 सवाल। 93 क्या है? पृथ्वी की बहन या सांझ का तारा। पृथ्वी की बहन, सिस्टर ऑफ अर्थ कहिए या सांझ का तारा, किस ग्रह को कहा जाता है? तो ये सूरज को कहते हैं, सॉरी शुक्र को कहते हैं। किसे कहते हैं? शुक्र को कहते हैं, वेनस को कहते हैं।
कभी-कभी शुक्र की जगह पे वेनस भी दे देगा। तो याद रखिएगा शुक्र को ही कहते हैं। भोर का तारा कहिए या पृथ्वी का बहन कहिए या सांझ का तारा कहिए, शुक्र को ही कहते हैं। ये बात को ध्यान रखिएगा। समझ गए? समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ें। आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि आंतरिक ग्रह बताइए, आंतरिक ग्रह को हम क्या कहते हैं? पार्थिव ग्रह भी कहते हैं। और किस नाम से जाना जाता है? तो पार्थिव ग्रह के नाम से जानते हैं। पृथ्वी तुल्य ग्रह माना जाता है, पृथ्वी के हिस्से के रूप में माना जाता है। तो कौन-कौन पढ़े थे अभी पार्थिव ग्रह में? तो हम पढ़े थे बुध, बुध मतलब मर्क्यूरी। फिर पूछ क्या पढ़े थे? वेनस मतलब शुक्र। फिर अर्थ को पढ़े, फिर मार्स को पढ़े, मार्स मतलब मंगल को पढ़े। क्लियर हो गए? 4 आंतरिक हो गए, अब बाहरी 4 हो गए। तो बाहरी कौन-कौन थे? कमेंट करेंगे। आपसे पूछा जा रहा है सौरमंडल का सबसे अधिक चमकीला तारा कौन-सा है? अरे भाई, चमकीला तारा अगर पूछे तो डॉग स्टार है, साइरस जिसे बोलते हैं। डॉग स्टार बोलिए या साइरस बोलिए। ठीक है? क्लियर हो गया। आपसे पूछ रहे 96 सवाल कि अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय शास्त्री संघ जो हैं 2006 के अनुसार प्लूटो और सेरेस, ठीक है? प्लूटो और सेरेस किस श्रेणी में रखा गया? बताइएगा। आंतरिक खगोलीय शास्त्र संघ जिसे आईएयू 2006 के अनुसार प्लूटो और सेरेस को किस श्रेणी में रखा गया? तो उसे बौने ग्रह में रखा गया है। किसमें? बौने ग्रह में रखा गया। चलिए, अगर पूछते 97 सवाल कि बाह ग्रह या पृथ्वी तुल्य ग्रह, सॉरी पृथ्वी तुल्य बोल रहा हूं। ये भी क्या बोलते हैं? 1 मिनट रुक जाइए। सर्दी होने की वजह से और भी गड़बड़ हो रहे हैं। कोई बात नहीं। 97 सवाल जोश और एनर्जी के साथ बाह ग्रह कौन-कौन सा है बताइए? आउटर प्लैनेट कौन है? बताएँगे। जिसे हम पृथ्वी तुल्य ग्रह बोलते हैं। मतलब सॉरी बृहस्पति तुल्य ग्रह बोलते हैं। पृथ्वी तुल्य ग्रह तो 4 हो ही गए, बुध और आपका ये हो गया। लेकिन बृहस्पति तुल्य ग्रह मतलब बा मतलब बृहस्पति, बृहस्पति हो जाएँगे और कौन हो जाएँगे? बृहस्पति हो जाएगा, फिर आपका हो जाएगा शनि हो जाएँगे, अरुण, वरुण 4 बाहर हो जाएगा। तो बाह ग्रह तो हम जान गए। तो बाह ग्रह का जो मुख्य विशेषता है वो पूछ रहा है कि क्या है? देखिए मुख्य विशेषता पूछ रहा है। तो मुख्य विशेषता ये है कि वहाँ पे गैसीय और आकार में बड़े होते हैं। जितने भी जो ग्रह होते हैं वो गैसीय और आकार में बड़े होते हैं। चलिए, आगे चलें। आगे है 98 सवाल। 98 सवाल क्या कहता है कि किस ग्रह का तापांतर मतलब किस ग्रह का तापांतर सभी ग्रहों से सबसे अधिक होता है? ठीक है? मतलब 600 डिग्री सेल्सियस होता है। ये बताइए किसका होता है? तो ये तो हमको भी नहीं पता, लेकिन आपको पता होना चाहिए क्योंकि आपको पता है। बता दीजिए किसका होगा? प्लीज़ कमेंट करेंगे, तो हम बताएँगे। भाई सभी ग्रहों में सबसे अधिक अगर पूछ रहा है, तो किसका होगा? नज़दीक कौन है? बुध है ना जी, तो बुध का होगा ना जी, मर्क्यूरी ऑप्शन नंबर बी। अच्छा जी, बात ये है। चलिए 98 सवाल की बात करेंगे। 99 सवाल है कि बुध ग्रह जो है, पर किसकी प्रधानता के कारण इसकी सतह चंद्रमा जैसी दिखती है? बुध ग्रह, बुध बुध मरकरी बताएँगे। किसकी प्रधानता के कारण? कौन-सी ऐसी चीज़ है बुध पे, बुध ग्रह पे, जिसके कारण चंद्रमा की तरह दिखती है? तो हम बताएँगे उसपे क्रेटर है। क्या है? क्रेटर है। इसके कारण दिखता है। चलिए 100वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। 100वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह को या किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं होता है या नहीं है? तो हम जानते हैं बुध का नहीं है, मरकरी का नहीं है। यहाँ तक कि शुक्र का भी नहीं है। ये भी ध्यान रखना होगा। अब बताइए 91 सवाल है। टूटता तारा किसे कहा जाता है? तो टूटता तारा किसे कहेगा? उल्कापिंड को कहते हैं। ये सवाल तो रिपीट हो रहे हैं। चलिए ये बताइए कि 92 सवाल। 92 है कि भाई सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन-सा है? तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है हमारा नेमी गैनीमीड है सबसे बड़ा। चलिए ये भी सवाल हो चुके हैं। 93 सवाल बताइए। 93 सवाल क्या है? तो 93 ये है कि पृथ्वी की बहन या सांझ का तारा किसे कहते हैं? या किस ग्रह को कहा जाता है? तो शुक्र को कहते हैं, वेनस को कहते हैं। ये भी रिपीट सवाल है। 94 सवाल बताइए। आंतरिक ग्रह को हम किस नाम से और जानते हैं? तो पार्थिव ग्रह के नाम से जानते हैं, जो कि पृथ्वी तुल्य ग्रह बताया जाता है, इसलिए पार्थिव ग्रह बोलते हैं। 95 सवाल क्या है? 95 सवाल ये है कि सौरमंडल का सबसे अधिकतम चमकीला तारा कौन-सा है? तो हम बताएँगे। चमकीला तारा अगर पूछ रहा है तो साइरस बताएँगे। साइरस बोलिए या डॉग स्टार बोलिए, ये दोनों चमकीला तारा है। इसी का नाम है। अगर 96 की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय शास्त्र संघ जो आईएयू बोलते हैं 2006 के अनुसार प्लूटो और नाम है सेरेस ये जो है किस श्रेणी में रखा गया? तो इसे बौना ग्रह के रूप में कहा गया है। ये बौना ग्रह के रूप में रखा गया था। अगर बाह ग्रह पूछे कि बाह ग्रह या पृथ्वी तुल्य ग्रह या बाह ग्रह को कहिए या पृथ्वी तुल्य ग्रह कहिए,
पृथ्वी तुल बोल रहा हूँ, 12 भूल जाता हूँ, बृहस्पति ग्रह या बृहस्पति तुल्य ग्रह, भाग ग्रह को बोलते हैं। तो किसके कारण बोलते हैं? उसमें गैसीय होती है और आकार में बड़े होते हैं, इसलिए इसे कहा जाता है भाग ग्रह। जो भाग ग्रह में 4 होते हैं, जैसे बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, है ना? 98 सवाल क्या है कि किस ग्रह का तापांतर जो होते हैं, सभी ग्रहों से अधिक होता है, मतलब 66 डिग्री सेल्सियस होता है। तो वो होने वाला और कोई नहीं, मर्क्यूरी है, मतलब बुध है ना? क्लियर हो गया। क्योंकि नज़दीक है ना। 99 सवाल की बात करें तो बुध ग्रह जो है, बुध ग्रह पे किसकी प्रधानता के कारण इसकी सतह जो है चंद्रमा की जैसी दिखती है, तो हम बताएँगे इसका जो है क्रेटर को बोलते हैं। ये रिपीट क्वेश्चन हो गया है, 100वाँ प्रश्न है। 100वाँ प्रश्न तो आप जानेंगे बुध होगा। अब ये हो गया खत्म। क्लियर हो गए? अब चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो आ रहा है, वो ज़बरदस्त आएगा। वो भी 110 से लेके टोटल 120 और टोटल 200 क्वेश्चन तक होंगे। तो तैयार रहेंगे? फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। टेलीग्राम को जॉइन कर लीजिएगा, नरेगा अकाडमी। शिक्षा मंत्र के नाम से टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम भी नरेगा अकाडमी शिक्षा मंत्र पे, उसपे एआई वीडियो डाला जा रहा है। आप ज़रूर से ज़रूर देखेंगे और अगर मेरी वीडियो पसंद आ रहे हैं, तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे क्योंकि आप हैं, तभी हम हैं। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।